Hello friends, welcome to channel. So in today video we will discuss some previous year question. So in the previous lecture we have discussed about the theory and the context, changing context of social work practice, which was the part of unit 1. So ये फोर्थ चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो में. सो थ्योरी वीडियो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. सो अगर आपने वो नहीं देखा है देन काइंडली आप उसको देख सकते हैं. उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा. सो इसमें वो सभी क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस में आए हुए क्वेश्चन है इस टॉपिक से, सो इन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. सो लेट स्टार्ट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड इन दिसंबर 2018. इसमें असर्शन रीजन क्वेश्चन है. आपको बताना है कि जो असर्शन और जो रीजन दिया गया है क्या ये दोनों ट्रू है, बोथ आर ट्रू, और अगर इनमें से कौन सा करेक्ट है, और इज द रीजन इज राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये आपको बताना है. सो असर्शन में दिया गया है कि इन सोशल वर्क प्रैक्टिस the strength perspective has emerged as an alternative to the more common pathology oriented approach in helping client. क्लाइंट की जब हेल्प की जाती है तो डिफरेंट अप्रोच का यूज किया जाता है. तो इसमें बताया गया है कि जो पैथोलॉजिकल ओरिएंटेड अप्रोच थी उसके बजाय कि आप उसकी स्ट्रेंथ पर्सपेक्टिव पे ज़्यादा फोकस किया जाए सोशल वर्क प्रैक्टिस में, इस पे बेसिकली बताया गया है. सो इट हैज़ बीन इमर्ज, ये ज़्यादा इमर्ज होकर आई है स्ट्रेंथ पर्सपेक्टिव. और इसका रीजन दिया गया है कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन क्लाइंट प्रॉब्लम एंड डेफिशिएंसी, अगर क्लाइंट की डेफिशिएंसी जो भी समस्या है प्रॉब्लम्स है उस पर फोकस करने की बजाय द स्ट्रेंथ पर्सपेक्टिव सेंटर ऑन क्लाइंट एबिलिटी, टैलेंट एंड दी रिसोर्सेज. और जो स्ट्रेंथ पर्सपेक्टिव है इसके माध्यम से जो क्लाइंट की जो एबिलिटी है उसमें टैलेंट है उसमें जो भी उसके रिसोर्सेस हैं उसका यूटिलाइज किया जाए तो ज़्यादा उसकी जो समस्या है प्रॉब्लम है जल्दी ठीक हो सकती है. तो इसमें बेसिकली स्ट्रेंथ पर्सपेक्टिव के बारे में बताया गया है और ये रीजन इसका बताया गया है. सो रीजन सही है क्योंकि इसमें इसमें जिस प्रकार से बताया गया था कि कॉमन पैथोलॉजी ओरिएंटेड जो अप्रोच थी पहले, उसके बजाय अगर हम स्ट्रेंथ पर्सपेक्टिव ज़्यादा फोकस करें तो समस्या जल्दी ठीक हो सकती है. तो उसका रीजन इसमें दिया गया है. सो ये दोनों के दोनों सही हैं और इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ये. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 असर्शन रीजन इसमें है कन्फ्लिक्ट थ्योरी एक्सप्लेन हाउ पावर स्ट्रक्चर एंड द डिस्पैरिटी अफेक्ट पीपल्स लाइफ. लोगों की जिंदगी में पावर स्ट्रक्चर और पावर डिस्पैरिटी किस प्रकार से ये अफेक्ट करती है, ये कन्फ्लिक्ट थ्योरी के माध्यम से एक्सप्लेन किया गया है. सो ये मैंने थ्योरी वाले वीडियो में सभी को एक्सप्लेन किया है, सभी थ्योरी को आप उसको जरूर देख लीजिएगा तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लगेगा. तो इसमें सही बात है. एंड नेक्स्ट इसका रीजन दिया है नॉलेज ऑफ द पावर स्ट्रक्चर एंड दी डिस्पैरिटी आर एसेंशियल फॉर द सोशल वर्क प्रैक्टिस. सोशल वर्क प्रैक्टिस में इसके बारे में, डिस्पैरिटी के बारे में और पावर स्ट्रक्चर के बारे में जानना जरूरी है. इट इज एसेंशियल पार्ट. सो ये भी सही है. सो इसमें दोनों के दोनों सही हैं एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो कन्फ्लिक्ट थ्योरी बेसिकली क्या थी इसको मैंने बताया था, आप इसको वीडियो को जरूर देखिएगा, जल्दी आपको समझ में आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 3 आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस. आपको यहाँ पर सीक्वेंस में लगाना है कुछ स्टेप्स जो कि दिए गए थे क्रिस्ट एसमैन के द्वारा एंड हुल के द्वारा रिगार्डिंग द यूज ऑफ स्ट्रेंथ पर्सपेक्टिव इन द मैक्रो प्रैक्टिस. मैक्रो प्रैक्टिस में किस प्रकार से स्ट्रेंथ पर्सपेक्टिव को यूज किया जाता है. यहाँ पर क्रिस्ट एसमैन और हुल के द्वारा दिए गए थे कुछ स्टेप्स, आपको बताना है कौन सा स्टेप सही सीक्वेंस में लगा हुआ है. सो आप ये सभी के सभी के क्वेश्चन सभी जितने भी हैं सभी थ्योरी बेस्ड हैं. आप इसकी थ्योरी जरूर पढ़ लीजिएगा बुक से या फिर वीडियो देख करके. सो सबसे पहले आइडिया आएगा, देन मास्टर सपोर्ट, देन उसके बाद जो गोल होते हैं उसको स्पेसिफाई किया जाता है. इसके बाद जो भी एसेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, किस प्रकार से आप उनको यूटिलाइज करेंगे, कैसे यूज करेंगे. तो उसके बाद फिर आप जो प्लान है आपको उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. इम्प्लीमेंट करने के बाद जो भी अपोजिशन जैसे उसको जो चीज़ ठीक करनी है उसको न्यूट्रलाइज करना होता है. उसके बाद फिर जो प्रोग्रेस है उसको एवेल्युएट करना होता है कि कितना उसमें प्रोग्रेस हुआ है. सो इसका जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 4 इसमें आपको दो लिस्ट दी गई है. लिस्ट 1 में कुछ प्रैक्टिस थ्योरी मेंशन है और लिस्ट 2 में उसका जो मेन फोकस किस किस प्रकार से है, किस फंक्शन पे उसको आपको बताना है. सो ये सभी थ्योरी मैंने डिस्कस की है. थ्योरी पार्ट में आप उसको देख सकते हैं. पहली है साइको डायनेमिक थ्योरी एंड सेकंड बिहेवियरल थ्योरी एंड थर्ड थ्योरी दैट इज पर्सन सेंटर्ड थ्योरी एंड जो फोर्थ थ्योरी दैट इज कॉग्निटिव बिहेवियरल थ्योरी. सो आपको बताना है कौन सा किसके साथ मैच करेगा. सो आप यहाँ से देखते हैं साइकोडायनेमिक थ्योरी बेसिकली डील विद दी हेल्पिंग इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड बेटर देयर इनर थॉट्स एंड कन्फ्लिक्टिंग फीलिंग्स. जो कन्फ्लिक्टिव फीलिंग्स होती है और अपने इनर थॉट होते हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए किसी भी इंडिविजुअल की मदद की जाती है इस थ्योरी के माध्यम से. तो ये का थर्ड होगा और ये का थर्ड का केवल आपका केवल एक ही ऑप्शन में है. सो आप ऐसे भी एलिमिनेट करके भी आंसर लगा सकते हैं क्योंकि किसी भी ऑप्शन में फर्स्ट का थर्ड पेयर नहीं है. सो उसके अलावा आप पढ़ सकते हैं सभी को
और सही से आप इसको पेयर कर सकते हैं। जून 2018 पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, सोशल प्रॉब्लम को लेकर के आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें ऑल सोशल प्रॉब्लम्स आर डेविएंट्स फ्रॉम द आइडियल सिचुएशंस। जो आइडियल सिचुएशंस होती हैं उनसे थोड़ी अलग होती हैं सभी सामाजिक समस्याएं। क्या ये सही बात है? सो ऑफ कोर्स राइट। एंड दी सोशल प्रॉब्लम आर कॉज बाय मैनी फैक्टर्स विच आर सोशल इन ओरिजिन। जो जितनी भी सामाजिक समस्याएं होती हैं किस कारण से होती हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि जिनका ओरिजिन समाज समाज से ही होता है, सोशलिक होता है। तो ये भी सही बात है। ऑप्शन सी दिया है, सोशल प्रॉब्लम डू नॉट अफेक्ट ऑल इंडिविजुअल्स ऑफ द सोसाइटी। और इसमें बताया गया है कि सोसाइटी के सभी जितने भी लोग होते हैं, ऑल इंडिविजुअल्स, सभी पे अफेक्ट नहीं करता है सोशल प्रॉब्लम से। ऐसा नहीं है, जहाँ सोसाइटी होगी तो वहाँ समाज होगी, समाज की जितनी भी समस्याएं हैं सब पे कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं। सो ऑप्शन जो सी है गलत हो जाएगा, और यही पूछा गया है कि कौन सा गलत है। सो ये करेक्ट हो जाएगा। और फोर्थ ऑप्शन दिया है, सोशल प्रॉब्लम अफेक्ट डिफरेंट इंडिविजुअल्स डिफरेंटली। सो ये सही बात है, सभी को डिफरेंट तरीके से ही सोशल जो समस्याएं होती है डिफरेंट तरीके से उसको अफेक्ट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस फॉर कैजुअलिटी कम फ्रॉम रिसर्च मेथड्स। आपको बताना है इनमें से किस रिसर्च मेथड के माध्यम से स्ट्रॉन्ग एविडेंस कैजुअलिटी के जो एविडेंस है, मतलब इसके बारे में किस किस रिसर्च के माध्यम से आपको पता चलता है। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कोरिलेशन, कॉजल कंपैरेटिव एंड दी एथनोग्राफी। तो एथनोग्राफी तो होगी भी नहीं, ना इसमें कोरिलेशन होगा। अगर हम दोनों की बात करें ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड में, तो इसमें पूछा गया है कि अगर सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस ऑफ द कॉजलिटी कम्स, किस रिसर्च के माध्यम से आप निकाल सकते हैं, तो ये ऑप्शन होगा ऑफकोर्स कैजुअल कंपैरेटिव। क्वेश्चन नंबर 7, असर्शन रीजन है, आपको बताना है कि कौन सा सही है। सोशल वर्कर इज ऑफन डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड प्रैक्टिस कैटेगरी। सोशल वर्क को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मीजो, माइक्रो और मैक्रो। ओके, और विच एड्रेस द इशू ऑफ लार्जर कम्युनिटी। हमारी कम्युनिटी की जितने भी समस्याएं हैं, या फिर नेबरहुड की, या फिर इंडिविजुअल्स की समस्याएं होती हैं, उनको ठीक करने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए ये तीनों की तीनों अप्रोच है जो यूज़ की जाती है, प्रैक्टिस यूज़ की जाती है। तो ये सही ऑप्शन सही है फर्स्ट। सेकंड में दिया गया है कि दीज थ्री लेवल ऑफ सोशल वर्क प्रैक्टिस सीम्स टू बी बॉर्डर लाइट कंपार्टमेंट। बॉर्डर लाइट मतलब होता है कि निर्विवाद, मतलब जो चीज़ सही है उसी। तो बॉर्डर लाइट कंपार्टमेंट का मतलब सिंपल अगर आप बात करें तो इसका मतलब होता है जो चीज़ निर्विवाद हो, जिसमें कोई कुछ बोल नहीं सकता, सही बात हो। सो ये सही है, ये भी रीजन सही दिया गया है। और इसके बारे में देखो, मैक्रो मतलब होता है कि जो बड़ी बड़ी समस्याएं होती हैं, जैसे कि कोई लीगल एक्शन लेना या कोई वेलफेयर स्कीम चलाना पड़ हाईएस्ट लेवल पर, तो ये मैक्रो होता है। मीजो मतलब होता है उससे छोटी छोटी मोटी समस्याएं, जैसे कि किसी एरिया में, किसी आपका डिस्ट्रिक्ट में या किसी ब्लॉक में कोई समस्या है सभी की, तो उस प्रकार को सॉल्व करना। माइक्रो मतलब होता है किसी इंडिविजुअल की, जैसे कि इसमें मेंशन है कम्युनिटी, नेबरहुड, इंडिविजुअल्स, तो सीक्वेंस में लगा हुआ है। तो मीजो मतलब होता है कम्युनिटी के लिए, मेजो मतलब होता है आपका नेबरहुड के लिए, और माइक्रो होता है इंडिविजुअल के लिए। तो सही है तीनों के। सो ऑप्शन जो फर्स्ट होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें असर्शन रीजन दिया है कि साइकोलॉजिकल स्टडी इज एन ongoing process that involve exploration, observation, documentation of both objective and subjective facts from the variety of sources। अलग अलग सोर्सेस के माध्यम से जो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव थॉट्स है, इसके अलावा एक्सप्लोरेशन और ऑब्जर्वेशन सभी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, किस में होती हैं, साइकोलॉजिकल स्टडी में। ठीक है, ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, तो ये सही बात है। एंड रीजन दिया गया है कि म्यूचुअल एंगेजमेंट ऑफ द वर्कर एंड द क्लाइंट इन द प्रोसेस इज एसेंशियल। और बोला गया है कि जो क्लाइंट होता है और जो वर्कर होता है, सोशल वर्कर, उनके बीच में एक म्यूचुअल एंगेजमेंट होना चाहिए। ऑफ कोर्स वो तो होगा ही होगा, ये तो इस प्रोसेस का हिस्सा ही होता है, तभी तो किस प्रकार से वो क्लाइंट है, जो सोशल वर्कर है, वो क्लाइंट की समस्या को सॉल्व करेगा। अगर उनके बीच में एक म्यूचुअल एंगेजमेंट नहीं होगा तो ये रीजन भी सही दिया गया है। सो इसका जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, दोनों सही है। एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको थ्योरी मेंशन है और साथ ही साथ इसके साथ में थिंकर जिनके द्वारा वो थ्योरी दी गई है आपको बताना है। सो ये वाला पार्ट मैंने थ्योरी में डिस्कस किया है, आप उसको देख लीजिएगा। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या आपको पता ही होगा, कार्ल मार्क्स की सबको पता होता है। सो फर्स्ट का होगा फोर्थ। सो ये इसमें आपके थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अभी देखिए इसमें नेक्स्ट है फंक्शनल थ्योरी। फंक्शनल थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? टैलकोट पियर्सन के द्वारा। सो इसमें बी का होगा, बी का पेयर होगा आपका थर्ड के साथ। सो ये दो ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएंगे, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये सभी के बारे में मैंने बता दिया है थ्योरी पार्ट में, आप उनको भी देख सकते हैं, बार बार बताने का कोई
वो नहीं है, आपको पता ही होगा, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको याद भी होगा। यहाँ पर नेक्स्ट में आपको करेक्टली मैच कराना है। सो कौन सी थ्योरी किसके द्वारा दी गई। सो अगर आपने पढ़ा होगा तो सोशल लर्निंग थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा। क्या बताया था उन्होंने कि हमारे समाज में हम कुछ भी सीखते हैं, हमारे अपने कम्युनिटी, अपनी सोसाइटी, अपने आसपास आस पड़ोस से देख कर ही सीखते हैं। सो ये बताया था अल्बर्ट बंडूरा ने। तो डी का होगा फोर्थ। तो उसमें फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। तो फोर्थ किस किस में है, सी और डी में। तो ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन बी एलिमिनेट हो जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं, दोनों में फर्स्ट ऑप्शन है, मतलब ये तो करेक्ट ही होगा। ओके, डी भी करेक्ट हो गया। आप देखना थर्ड करेक्ट है कि नहीं है। सो थर्ड दिया है एरिक्सन। एरिक्सन के द्वारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी नहीं दी गई, इनके द्वारा साइको डायनामिक साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दी गई थी। तो थर्ड रॉन्ग है, तो इसका ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, केवल सी ऑप्शन बचेगा। मैच द फॉलोइंग, आपको यहाँ पर कुछ सोशल वर्क पर्सपेक्टिव दिए गए हैं और उसके पर्सपेक्टिव के साथ उसकी जो सिस्टम है उसको दिया गया है। सो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपने इसके बारे में पढ़ा होगा डिफरेंट सोशल वर्क पर्सपेक्टिव के बारे में, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को लगा पाएंगे। जैसे कि पहला दिया है कि फोकस ऑन दी सेवरल लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सो डिफरेंट टाइप की जो इन्वेस्टिगेशन की जाती है उसका जो मेन फोकस होता है इनमें बताना किस सिस्टम के माध्यम से होता है। सो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। उसके अलावा सो अगर इसकी बात करें पहले की, फोकस ऑन दी सेवरल लेवल ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सो इट इज अ पर्सपेक्टिव, जर्नलिस्टिक पर्सपेक्टिव। सो ये होगा, एक होगा सेकंड। सो आपका, अब देखिए इसमें केवल एक फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया गया है, एक का सेकंड। सो आप सभी के सभी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, केवल एक ही ऑप्शन बचेगा, करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको पता नहीं है तो आप इसको, इस थ्योरी पार्ट में मैंने डिस्कस किया था, ये सोशल वर्क पर्सपेक्टिव के बारे में बहुत ही सिंपल है। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा तो आज ईजिली इसको आप आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2017 पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें ऐसा रीजन दिया गया है, आपको बताना है कौन सा ट्रू है। डेवलपमेंटल सोशल वेलफेयर इज द मैक्रो लेवल कंसेप्शन। ओके, और उसके बाद दूसरा दिया है रीजन की डेवलपमेंट सोशल वेलफेयर अटेम्प्ट इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। और तो ये भी बात सही है, दोनों सही है इसमें, क्योंकि अभी मैंने बताया था आपको 3 लेवल होते हैं, माइक्रो लेवल, मैक्रो लेवल और मीजो लेवल। तो मैक्रो लेवल क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। इसमें जो पॉलिसी बनाना, सोशल वेलफेयर करना, बड़ी बड़ी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व रहती हैं, तो सही है। और डेवलपमेंटल सोशल वेलफेयर अटेम्प्ट टू इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशनल चेंजेस ऑफ कोर्स, ये भी सही है। सो रीजन भी सही दिया गया है इसका, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। सॉरी, फर्स्ट सेकंड ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें तो ट्रू फॉल्स लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि जुलाई 2017 में पूछा गया था, प्रैक्टिस विजडम डिनोट्स, इसका मतलब क्या होता है। प्रैक्टिस विजडम का मतलब होता है स्किल बेस्ड ऑन द पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ अदर सोशल वर्कर्स। दूसरे जो सोशल वर्कर होते हैं उनके एक्सपीरियंस के आधार पर, ऐसा नहीं है। स्किल बेस्ड ऑन द पर्सनल एक्सपीरियंस इन अ रिसर्च, स्किल बेस्ड ऑन द पर्सनल एक्सपीरियंस इन द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में पर्सनल एक्सपीरियंस को जो स्किल्ड होती है उसको बोलते हैं प्रैक्टिस विजडम। तो ये सही है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि इसमें जो सेकंड ऑप्शन दिया है कि जो स्किल होती है विच इज बेस्ड ऑन द पर्सनल एक्सपीरियंस इन द रिसर्च, रिसर्च में नहीं, प्रैक्टिस में, जो प्रैक्टिस में चीज आती है उसको ही प्रैक्टिस विजडम बोलते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। और कॉमन सेंस की तो यहाँ कोई बात ही नहीं है, यहाँ तो बात हो रही है प्रैक्टिस की। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इसमें एसेसन दिया है स्टूडेंट्स रिसीविंग काउंसलिंग सो अ ग्रेटर इंक्रीज इन द क्रिएटिविटी। सो जो स्टूडेंट मतलब काउंसलिंग, अगर काउंसलिंग पाते हैं या काउंसलिंग में इन्वॉल्व होते हैं या काउंसलिंग लेते हैं, तो उनको जो क्रिएटिविटी होती है उनकी इंक्रीज बढ़ जाती है। और रीजन दिया गया है कि पर्सन गिविंग काउंसलिंग टू स्टूडेंट हैव क्रिएटिव माइंड, क्रिएटिव आइडिया। जो भी पर्सन काउंसलिंग दे रहा है किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी स्टूडेंट को, दे हैज़ द क्रिएटिव माइंड, क्रिएटिव आइडिया, उनके पास क्रिएटिव आइडियाज होते हैं। तो क्या ये बात सही है। सो आपको बताना है कौन सा सही होगा इसमें। सो जो असर्शन दिया गया है ये सही है, और इसका रीजन भी सही दिया गया है। बट इसका जो रीजन है, क्या ये राइट एक्सप्लेनेशन है इसका, पर्सन गिविंग दी काउंसलिंग टू था। सो ये भी इसका राइट एक्सप्लेनेशन है, बिकॉज इसमें इसी की बात की गई है, उस पर्सन की। इसमें दिया गया है कि स्टूडेंट रिसीविंग काउंसलिंग सो अ ग्रेटर इंक्रीज, यहाँ क्रिएटिविटी की बात की गई है और यहाँ पर क्रिएटिविटी के बारे में दिया गया है, तो ये इसका राइट एक्सप्लेनेशन, रीजन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 विच इज आस्क इन जून 2016, और इसमें आपको मैच करना है थ्योरी अलॉन्ग विद दी थिंकर। सो सोशल कन्फ्लिक्ट थ्योरी विच इज गिवन बाय दी, आपको पता ही होगा, दिस इज वेरी सिंपल एंड गिवन बाय दी कार्ल मार्क्स। सो द फर्स्ट पेयर विद दी सेकंड। सो आपको यहाँ पर केवल सेकंड, केवल सी ऑप्शन में ही है, तो आपको ऐसे सही लगा सकते हैं। और द थ्योरी ऑफ कल्चरल लैक विच इज गिवन बाय दी विलियम ऑकबॉर्न। ओके,
सो ऑल दीज थ्योरीज आई हैव मेंशन ऑलरेडी कवर इन दी वीडियो, उसमें थ्योरी वाले पार्ट में मैंने कवर किया हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। सो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच अमंग द फॉलोइंग आर द मॉडल ऑफ सोशल ग्रुप वर्क। सोशल ग्रुप वर्क के कौन कौन से मॉडल हैं, ये क्वेश्चन बेसिकली हम लोग आगे हम देखेंगे थ्योरी में, ये यूनिट 3 4 में है। सो इसमें ये क्वेश्चन मेंशन किया गया है, बस आपको बता देते हैं, ये सभी के सभी इसके मॉडल हैं। सो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अगले तीसरे या चौथे चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कर्ट लुईन इज रिलेटेड टू। आपको बताना किस थ्योरी से रिलेटेड है कर्ट लुईन। सो अगर आपने पढ़ा होगा तो ये फील्ड थ्योरी से रिलेटेड है कर्ट लुईन। ओके, कि किसी भी इंडिविजुअल का जो बिहेवियर होता है बेसिस द फंक्शन ऑफ पर्सन एंड द इन्वायरमेंट। ओके, सो इंसान का जो बिहेवियर होगा वो कैसे बदलता है, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसा इन्वायरमेंट उसको मिलता है उस हिसाब से बदल जाता है। तो ये फील्ड थ्योरी कहते हैं, ये दी गई थी कर्ट लुईन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 18, वर्किंग विद द फैमिली हेल्प इन दी सोशल वर्क प्रैक्टिस। वर्किंग इन, और इसका रीजन दिया गया, सोशल वर्कर मस्ट अंडरस्टैंड फैमिली बैकग्राउंड ऑफ क्लाइंट। क्लाइंट के फैमिली बैकग्राउंड का, फैमिली का बैकग्राउंड जानना जरूरी होता है, अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है सोशल वर्कर को, तभी तो वो मदद कर पाएगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल किसी क्लाइंट को कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, सो उसको ठीक करने के लिए उसके आसपास का उसके एनवायरनमेंट को जानना जरूरी है, जहाँ कहाँ वो रहता है, क्या नेबरहुड है उसका, उसकी फैमिली के बारे में जानना जरूरी है, तभी उसको ठीक कर सकता है। तो ये रीजन इसका सही दिया गया है, एंड ये दोनों की दोनों सही है, इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 23 तक, क्वेश्चन फ्रॉम 19 to 23 इज द पैसेज। सो पैसेज को आपको पढ़ना है और आपके जो पांचों के पांचों क्वेश्चन है आपको बताने हैं कौन सा सही है, और इसके जो राइट आंसर होंगे दैट विल बी शोन इन द नेक्स्ट वीडियो। जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन, उसमें सभी के सभी राइट आंसर बताएंगे। सो आप काइंडली कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा पांचों के जो आंसर हैं कौन कौन से हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो। क्योंकि पैसेज को आई डोंट थिंक बताने की जरूरत है, आप इसको पढ़ के ही लगा सकते हैं। और आप कोशिश कीजिए कि जितने भी पैसेज हैं पेपर 1 या पेपर 2 में क्वेश्चन आते हैं इस प्रकार के आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, आप डेली क्वेश्चन लगाया करिए, 1 या 2 क्वेश्चन, ताकि आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी और धीरे धीरे आपके जो आंसर हैं वो कभी गलत नहीं होंगे। सो देख लेते हैं, ये जो थ्योरी है आप इसको देख सकते हैं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, या फिर आप अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा देख लीजिएगा, जून 2015 का जो क्वेश्चन ये पैसेज है उसमें से आप देख के इनका आंसर लगा सकते हैं। ओके, और इसका मैं पॉज करके आपको बता ही देता हूँ। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। उसके बाद यहाँ से देखते हैं हम लोग जून 2015 का नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय यूटिलाइजिंग जनरल सिस्टम थ्योरी इन द सोशल वर्क प्रैक्टिस द सोशल वर्कर्स शुड बी अवेयर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरनमेंट। इसमें आपको बताना है कि जब जनरल सिस्टम थ्योरी का यूज़ किया जाता है सोशल वर्क प्रैक्टिस में, तो जो सोशल वर्कर होते हैं उनको किन सब चीज़ों के बारे में अवेयर होना जरूरी है। सो द एक्चुअल एनवायरनमेंट, द एनवायरनमेंट आर परसीव बाय द क्लाइंट एंड द एनवायरनमेंट विच इज परसीव बाय द प्रैक्टिशनर्स, एंड फोर्थ दिया स्टेटमेंट द अर्ली चाइल्डहुड एनवायरनमेंट। तो कौन सा एनवायरनमेंट इसमें आपको इन सब के बारे में अवेयर होना जरूरी है, आपको ये बताना है। एक्चुअल एनवायरनमेंट के बारे में जानना जरूरी है, एंड दी एनवायरनमेंट आर परसीव्ड बाय द क्लाइंट। जो क्लाइंट है, जिसकी जो सोशल वर्कर है, उसमें डिफरेंट थ्योरी के माध्यम से उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा है, तो ये भी सही होगा। एंड दी एनवायरनमेंट आर परसीव बाय द प्रैक्टिशनर्स, तो ये भी इसका करेक्ट होगा। अर्ली चाइल्डहुड एनवायरनमेंट की ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका अर्ली चाइल्डहुड से कोई रिलेशन नहीं होता है, वो तो उसको तुरंत ठीक करना होता है, तो ये तीनों के तीनों सही होंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सोसाइटी हैज़ बीन ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव टुवर्ड्स दी बेटर स्टेट बास साइड। किसके द्वारा ये बोला गया था, सोसाइटी हैज ए ग्रेजुअली धीरे धीरे प्रोग्रेसिव हो रही है टुवर्ड द बेटर स्टेट, एक अच्छी दिशा में। सो ये किसके द्वारा बोला गया था, ये एमाइल दुर्खाइम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द बिहेवियरल मॉडल इज बेस्ड ऑन। आपको बताना है किस थ्योरी पे आधारित है बिहेवियरल मॉडल। इसके बारे में मैंने बताया था कि जो बिहेवियरल मॉडल या बिहेवियरिज्म बोला जाता है उसको, तो ये क्या है, ये लर्निंग थ्योरी में आता है आपका। ठीक है, लर्निंग थ्योरी क्या है, लर्निंग थ्योरी मैंने बताया था अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दी गई थी। उन्होंने बताया था कि जो कोई भी इंडिविजुअल होता है वो अपने आसपास, अपने पड़ोस को, अपने समाज को देख के ही सीखता है, उसका जो बिहेवियर होता है वो डेवलप होता है आसपास के इन्वायरमेंट को देख करके। तो ये बिहेवियरल थ्योरी थी, ठीक है, मॉडल था विच इज बेस्ड ऑन दी लर्निंग थ्योरी। क्वेश्चन नंबर
17 ये जून 2013 में पूछा गया था। असर्शन रीजन है सोशल वर्क प्रोफेशन रिकॉग्नाइज द फैमिली एज एन इम्पोर्टेंट सिस्टम इन इट्स वन राइट। ओके, और इसका जो रीजन दिया गया है कि फैमिली एज ए यूनिट इज बोर्दी ऑफ स्टडी एंड द इंटरवेंशन। सो ये भी सही है कि जो फैमिली एज एन यूनिट ऑफ मतलब फैमिली का भी इसमें स्टडी होता है और इंटरवेंशन होता है जब भी किसी भी क्लाइंट को ठीक करने की कोशिश की जाती है। सो सोशल वर्क प्रोफेशन विच इज रिकॉग्नाइज द फैमिली एज ए इम्पोर्टेंट सिस्टम इन इट्स वन राइट। दोनों ही सही है दिए, रीजन भी सही है, असर्शन भी सही दिया गया इसका, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। Question number 28, this is the last question. When professional social worker ingrains itself, so in a practice mode, it can reduce the enormity of social problems in a given society. Okay, and the reason दिया गया है unless professional social worker develop competency and convictions, they can't address complex social problem। तो ये सही है कि जब तक कि ये जो सोशल वर्कर होते हैं उनमें कम्पिटेंसी डेवलप नहीं होगी, कन्विक्शन डेवलप नहीं होगी, तब तक कैसे वो समाज की बड़ी बड़ी समस्या होती है, कॉम्प्लेक्स डिफिकल्टीज प्रॉब्लम होती है, कैसे ठीक करेंगे। तो ये सही दिया गया है, इसमें दोनों ही ठीक है। ओके, सो इसका जो सेकंड ऑप्शन होगा दैट ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी करेक्ट। तीनों दोनों की दोनों सही है, ए एन आर। सो ये थे कुछ क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन, जिनमें से आपका पैसेज का क्वेश्चन आपको करना है और उसके जो राइट आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी प्रकार से प्रीवियस क्वेश्चन। सो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट हो सके। सो थैंक यू वेरी मच।